students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name items and idiomatic expressions. Okay, जब हम अपनी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे में कहना होता है या किसी को कुछ उदाहरण देना होता है ना, या किसी को कोई बात इनडायरेक्ट वे में कहनी होती है तो हम आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं. सो आइटम जो होते हैं ये एक तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं. क्या है बेसिकली ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे. In every language you find idiomatic expressions which are peculiar to that language. ठीक है, तो पर्टिकुलर हर लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगा idiomatic expressions, और ये उस लैंग्वेज में जो है ना ज़्यादा रहता है. Now the meanings of such expressions are difficult to understand by the literal translation of the word used in them. So in words में क्या होता है, हम इस words में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हम उसकी मीनिंग फाइंड आउट करें और उसके बाद उन्हें समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए. जैसे अगर हम हिंदी में एक आइटम जो है मुहावरा कह लें या लोकोक्ति जो है उनको कह लें तो उसमें क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी को ये बोल रहे हैं ना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो तुमसे हो रहा नहीं है क्योंकि तुम्हें आता नहीं है. इसका वर्ड अगर हम इसमें ये आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इट मीन्स क्या है कि सामने वाले को यही समझ में नहीं आएगा कि नाचना नहीं है कि आंगन टेढ़ा नहीं है. सो ये होते हैं आइटम्स और इनके एक्सप्रेशंस जिसमें हम बोलते कुछ और हैं और उनका डीप मीनिंग कुछ और होता है. नाउ सम कॉमनली यूज आइडोमैटिक एक्सप्रेशंस. आइडोमैटिक एक्सप्रेशंस आर बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस मीनिंग अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन. ठीक है, मीनिंग आप देख रहे हैं कैसी है. अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब आपको क्या समझ में आएगा, जहाँ पर बहुत सारे रोजेस जो हैं वो बिछाए गए हों बेड के ऊपर. आप इसका यही मीनिंग समझ सकते हैं, मगर इसका मेन मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि आप बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरीवन. सो लाइफ जो है वो सबके लिए हैप्पी और कंफर्टेबल नहीं है हर सिचुएशन में, है ना. इसका मीनिंग एग्जैक्टली ऐसे है. नाउ नंबर 2, टू मेक बोथ एंड्स मीट. टू मैनेज विद इन अ लिमिट. ठीक है, कोशिश करना. विद सच अ स्मॉल इनकम द फैमिली फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट. मतलब इसका मतलब ये है कि एक दो किनारों को आपस में जोड़ना, मतलब अपनी एक लिमिटेड चीज़ के अंदर रह के हम सारी खुशियाँ नहीं पा सकते, ये थोड़ा मुश्किल होता है. नंबर 3, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग. मतलब किसी को निराश कर देना या किसी का जो उत्साह है उसको ख़त्म कर देना, डिस्करेज करना, किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करना. ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस आइटम से. टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग. मोहन्स फैमिली थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज प्लान टू स्टार्ट अ क्लिनिक. नंबर 4, टू पुट वंस फुट डाउन, रिमेन फर्म. द स्टूडेंट demand exemption from the test but the principal put his foot down. मीन्स अपनी बात से हिलना नहीं, अपनी बात पे जमे रहना. नंबर 5, टू टेक टू हील्स. टू टेक टू हील्स, टू रन ऑफ हिज हेस्ट. द स्टूडेंट टुक टू देयर हील्स एज सून एज देयर सॉ देयर प्रिंसिपल. जल्दीबाजी में दौड़ना. टू टेक टू हील्स का मतलब जल्दीबाजी में दौड़ना इधर से उधर. सो जैसे ही बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को देखा वो सब अपने अपने अपनी क्लासेस की तरफ दौड़ने लगे या भागने लगे इस तरह से. एट अ स्टोन्स थ्रो, क्लोज बाय. डिप्शीज स्कूल इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम हर स्कूल. मतलब बहुत नज़दीक है. अ स्टोन थ्रो. अ स्टोन थ्रो मतलब पत्थर जब ऐसे फेंकेंगे तो कहाँ जाके गिरेगा, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गिर सकता, वो नज़दीक ही गिरेगा. तो इट मीन्स कि इतना पास है उसका स्कूल उसके घर से. इन द गुड बुक्स ऑफ समबडी, इन फेवर विद समबडी. आप किसी की गुड बुक्स में है, इट मीन्स कि आप उसके फेवर में है या वो आपके फेवर में है. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th A आर इन द गुड बुक्स ऑफ प्रिंसिपल. नंबर 8, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. मतलब आप ऐसी वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुए हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो मिलती रही. स्पून मतलब एक सिल्वर स्पून आपके माउथ में, जब आप बॉर्न हो रहे हैं तब आपके मुंह में एक सिल्वर स्पून होने का मतलब ये होता है टू बी बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून in his mouth. Number 9, to burn the candle on both ends, to spend lavishly. मतलब दोनों तरफ से कैंडल्स को जो है वो जला देना या फूंक देना का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही पैसा बहुत उड़ा रहे हैं, मतलब अपनी हर
ख्वाबों को, हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं. If you burn the candle on both ends, you will soon land in trouble. Number 10, to blow one's own trumpet. अपनी तारीफ खुद करना. To praise oneself. It cannot tolerate the people. I cannot tolerate the people who blow their own trumpet the whole day. Now, next is number 11, a bone of contention. A bone of contention, the cause of the quarrel. लड़ाई का कारण. Kashmir is a bone of contention between India and Pakistan. Number 12, to bring somebody to book. To punish somebody. इसका मतलब होता है किसी को सजा देना. The person responsible for the accident must be brought to book. Number 13, to nip the evil in the bud. To stop bad things right in the beginning. ठीक है. सो जैसे ही कोई गलती जो है वो पनपना शुरू होती है उसको वहीं दबा देना. To nip the evil in the bud. Okay, so उसको स्टार्टिंग में ही बंद कर देना. The child has started stealing. Please nip the evil in the bud. Number 14, by hook or by crook. By means fair or foul. मतलब किसी भी तरह से किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़ को करना, चाहे सही तरीका हो या गलत. He want to win the election by hook or by crook. And eyewash, a cheating. Helping the poor and needy by the government was only an I wish. Now the assessment zone. A. Match the idiomatic expression in column A with their meaning in column B. Column A में कुछ idiomatic expressions है और उनकी meaning जो है वो column B में है जिनको आपको match करना है. For example, मैं आपको number 1 बता देती हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगे और खुद से करेंगे. Number 1, to cry of the moon. ठीक है, मून के लिए चिल्लाना. मतलब इसका मतलब ये होता है, नंबर ई पे आप देखें, टू क्राई फॉर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू गेट. ऐसी चीज़ के लिए रोना जो कि मुमकिन ही नहीं है कि आपको मिल पाए. इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को रीड करेंगे और उसके जो मीनिंग है उनको यहाँ इसके साथ मैच करेंगे. ओके, नंबर 1 पे है टू क्राई ऑफ द मून और इसकी मीनिंग जो है वो है नंबर ई पर, टू क्राई फॉर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू गेट. सो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि किसी भी ऐसी चीज़ के लिए रोना जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिल सके. सो इसी तरह से आप बाकी के वर्ड्स को इनकी मीनिंग्स के साथ मैच करेंगे और इस चैप्टर को आपको एक बार फिर से रीड करना होगा ताकि आप इन वर्ड्स जो ये आइटम्स हैं इनको याद कर सकें इनकी मीनिंग के साथ. होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.